तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात खबरों की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर में भी उन्होंने भ्रमण किया है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद वाराणसी का यह उनका पहला दौरा है। भूपेंद्र चौधरी दोपहर करीब 1:30 बजे रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया और इसके बाद पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन में वो जुट गए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने वोट जो जाट वोट बैंक है उसको साधा है, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। और आज मैंने भोले बाबा के दर्शन करके यही उनसे आशीर्वाद मांगा है कि भगवान मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसे ईमानदारी से, निष्ठा से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम के हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, एक वीडियो ट्वीट उन्होंने किया और वीडियो में डिप्टी सीएम एक मरीज के कान में कुछ कहते हुए इस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए सपा ने लिखा है कि ब्रिजेश पाठक जी, आप कान में क्या कह रहे हैं? अपनी असफलताओं को सबको बताइए। पहले आप सार्वजनिक शर्मिंदा हुआ करते थे। सपा ने ट्वीट में आगे यह भी लिखा है कि आपके मंत्री काल में जिस तरह के बुरे हालात हैं उसमें कायदे से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के अखिलेश यादव को अपनी आंख की जांच करवानी चाहिए। वो पिछड़े वर्ग का हित नहीं चाहते हैं, वो केवल वोट चाहते हैं। जनता ने उन्हें पहचान लिया। अखिलेश विपक्ष का भी दायित्व नहीं निभा रहे हैं। केशव ने कहा है कि वो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ का विकास कुछ का साथ करने का वो काम करते हैं। डिप्टी सीएम ने मदरसों के सर्वे पर कहा है कि हमारा मकसद है जो भी मदरसे चल रहे हैं वो सही तरीके से चलें, सही तरीके से चलाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आप ओबीसी के बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे? मैं श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी आप नहीं समझते हैं, लगता है मैं समझता हूँ। वह पिछड़े वर्ग का कभी हित नहीं चाहते हैं, वो पिछड़े वर्ग का वोट चाहते हैं और उस वोट के आधार पर एक बार वह मुख्यमंत्री भी बन गए थे। लेकिन उनका असली चेहरा प्रदेश का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी ने पहचान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद किया है और उन्हें सत्ता के लायक नहीं विपक्ष में बैठाया। लेकिन वो विपक्ष का भी दायित्व तो अपना ठीक ढंग से निर्वाह करने की जगह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मदरसों के सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगे पर कुछ साबित नहीं हो पाया है। मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है और इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन यह साबित नहीं कर पाए कि मदरसों में कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल भी रहा है। और जहां तक मदरसों के उलेमाओं की बात की जाए तो देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भागीदारी उन्हीं की ही है। सरकार मदरसों का सर्वे कराए लेकिन उसमें कोई गलत सोच ना हो, साफ मन से सर्वे होना चाहिए। अगर मदरसों को ऐड देने के लिए यह किया जा रहा है तो ठीक है। मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा सांसद ने कहा है कि अपराध मदरसों में रहने वालों ने किया है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें जेल भेजकर दूसरे लोगों को मदरसे सौंप देने चाहिए थे। और वहीं नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। श्रीकांत त्यागी केस में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले भी बीते सप्ताह उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई थी, तब उन्हें कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद भी आरोपी श्रीकांत त्यागी को रिहा नहीं किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 नए और 6 पुराने केस की
कोर्ट को जानकारी दी है। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के हालिया प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया है, जहां पर मंत्री जी ने स्कूल में पढ़ रहे छात्रों से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की राजधानी का नाम पूछा, लेकिन कक्षा 3 में पढ़ने वाले जो छात्र थे मोदी जी के सवालों का जवाब नहीं दे सके। माफ करना, मंत्री जी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए, जिस पर मंत्री ने स्कूल की अध्यापिका को बुलाकर छात्रों के सामने ही जमकर फटकार लगाना शुरू कर दिया और कहा कि जैसे आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला रही हैं, वैसे ही इन बच्चों को भी पढ़ाइए। जिस पर शिक्षिका ने बोला है कि हम बच्चों को सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको देखकर शायद बच्चे नहीं बोल पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। पढ़ाने वाले जो बच्चे हैं अच्छी एजुकेशन उनको देते हैं, और कक्षा 3 का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब है कि स्कूल में सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है और ऐसे शिक्षक को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहां पर एक समारोह में डीजे पर डांस करते करते एक शख्स अचानक से जमीन पर गिर गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वीडियो देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ देर पहले तक डांस कर रहे व्यक्ति की अचानक से मौत हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बेहद खुश नजर आ रहा है और जमकर डांस भी कर रहा है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाया और उसके बाद अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। और प्रतापगढ़ में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदस्यता अभियान में वो मौजूद रही हैं। अनुप्रिया के साथ उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल, अपना दल के विधायक दल के नेता रामविलास वर्मा, प्रतापगढ़ के अपना दल के इकलौते विधायक जीतलाल पटेल समेत भारी संख्या में अपना दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल एस की सदस्यता को ग्रहण भी किया है। वहीं कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में देखकर अनुप्रिया पटेल काफी खुश वो नजर आई हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और ऐसे में बीजेपी के साथी दल भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपना दल एस ने भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने की अपील की है। और प्रदेश में सबसे पावरफुल विभाग जहां से सभी विभागों का संचालन किया जाता है, उस सचिवालय की डिस्पेंसरी में लाखों रुपए से लगाई गई अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें बंद पड़ी हैं। दवाओं का भी यहां पर टोटा है। सभी सेवाएं भी डिस्पेंसरी में नहीं है और ऐसे में सचिवालय कर्मी बाहरी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे सचिवालय का काम भी प्रभावित होता है। सचिवालय डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर श्री प्रकाश वत्स ने बताया कि डिस्पेंसरी में अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है और ना ही एक्सरे मशीन चलाने के लिए है। और इसकी जानकारी हमने प्रमुख सचिव विधानसभा और मंत्री ब्रजेश पाठक को दी है। सचिवालय कर्मियों में जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सिविल और मेडिकल कॉलेज उनको भेजा जाता है। पहले यहाँ के आंख के डॉक्टर यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है और विभाग के जब कर्मचारी और डॉक्टर्स आएंगे तभी बंद मशीनें संचालित हो पाएंगी। एक्चुअली में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की स्थापना जो है हो गई। मानव संसाधन के बारे में यहाँ पे पद सृजित नहीं हुए। शासन ने एक आदेश किया, माननीय मंत्री जी ने शासन ने की जो है जो भी संबद्ध हैं, संबद्ध कर्मचारियों के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही थी। उन्होंने एक आदेश किया कि संबद्ध कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क भी स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कार्यमुक्त कर दीजिए, देखते हैं इसको फिर कैसे चलाते हैं। हमने शासन को भी अवगत करा दिया है इस बारे में, महानिदेशक को भी बता दिया कि 2 मशीनें हमारी जो हैं क्रियाशील नहीं। एक आँख की भी जाँच होती थी, वो भी नहीं होती, तो असुविधा हो रही लोगों को। हमारे पास आ रहे मरीज तो मैं उनको भेज दे रहा हूँ सिविल अस्पताल। मैं वहाँ रहा हूँ तो अपने संबंधों का वो फायदा उठाते हुए उन लोगों को भेज दे रहा हूँ, तो मैं असुविधा तो नहीं होने दे रहा हूँ अभी फिलहाल। और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही इस्लाम मस्जिद को हटाने के लिए अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। सभी दावेदारों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में हुए समझौते को कोर्ट में चैलेंज किया है और इस समझौते को गलत भी बताया है। दावेदारों ने कहा कि जमीन का असली मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने समझौता यह किया था
कि जिसे समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसमें सुनवाई में देरी भी हो रही है और उनके दावों को अन्य किसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि दावे पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। और वहीं अदालत ने नो वर्क होने के चलते मामले में टाल मटोल की है और सुनवाई अलग अलग भागों में अलग अलग तारीखों पर होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा के दावों में 9 सितंबर और अनिल त्रिपाठी पवन शास्त्री के दावों पर 26 सितंबर को यह सुनवाई होनी है। हमारा कहना ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी त्वरित सुनवाई होना आवश्यक है या इसकी अलग से न्यायालय की एक बेंच गठित की जाए, जैसा कि अयोध्या के मामले हुआ था वहाँ भी अलग से बेंच गठित की गई थी और प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण कर दिया। आज कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 9 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। 9 सितंबर को इसकी विधिवत सुनवाई होगी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इसका ट्रांसफर करके किसी सक्षम कोर्ट में, एडीजी कोर्ट में या स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अपने यहाँ सुने और इसके लिए अलग से बेंच गठित हो जाए तो बहुत अच्छा है। और देश में ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ ही रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है और इसके लिए रेलवे विभाग टेक्नोलॉजी का बेहिचक सहारा भी ले रही है। दरअसल रेलवे की नई दिल्ली, आगरा, झांसी, भोपाल रूट व्यवस्थम रूटों में से एक है और इसलिए इस रास्ते के ट्रैक की सुरक्षा भी बेहद अहम हो जाती है। आगरा रेल डिवीजन की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया है कि ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ साथ ट्रैक की सुरक्षा बेहद जरूरी है। रेलवे इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और आपको बता दें कि आगरा रेल डिवीजन ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से लोको पायलट को रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति या जानवर होने की जानकारी उससे पहले ही मिल जाएगी और ऐसी दशा में ट्रेन के पहिए थम जाएंगे और कोई हादसा भी नहीं होगा। देखिए, ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ ट्रेनों की और आसपास के लोगों की, यात्रियों की, सबकी सुरक्षा को प्राइमरी इम्पोर्टेंस रेलवे द्वारा दी जा रही है। इस क्रम में कई तरीके के काम किए जा रहे हैं। एक तो ट्रेन ऑपरेशन को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कवच करके एक प्रोग्राम लाया जा रहा है जो ट्रेन्स में जो ऑटोमेटिकली ट्रेन्स को स्टॉप करेगा अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आता है। इसके अलावा जो कैटल रन ओवर होती है, पशु जो आ जाते हैं रास्ते में, और मैन रन ओवर, यदि कोई व्यक्ति रास्ते में आ जाता है तो इसको मॉनिटर करने के लिए आगरा डिवीजन में खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है और हम उनको ट्रैक करते हैं और उन जगहों पे सुरक्षा निश्चित करते हैं। और मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर सीएम धामी मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के अमर शहीदों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, यातनाएं सही हैं, जिसके बाद हमें यह उत्तराखंड मिला है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने बिना चेतावनी के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, साथ ही उन्हें हर सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी और आंदोलनकारियों पर एक फिल्म का भी निर्माण किया जाएगा जिससे युवाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। खटीमा गोलीकांड के शहीद हों, मसूरी गोलीकांड के शहीद हों, चाहे हमारे देहरादून के शहीद हों, रामपुर तिराहा कांड के शहीद हों, हमारी वो बहनें हों जिनके साथ तमाम प्रकार का अत्याचार हुआ, उन सबको हम इस दिवस पर याद करते हैं। पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था, गणेश जोशी जी भी आए थे, हमारे और निगण भी आए थे, सभी ने, हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया था। इस वर्ष भी भाग ले रहे हैं। ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि ये उत्तराखंड राज्य हमको आसानी से नहीं मिला है, इसलिए इस दिन हम जहाँ उनका स्मरण करते हैं वहीं हमको आगे उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, उसमें हमारी कैसी सहभागिता होगी, क्या हम उसमें योगदान दे सकते हैं, यह भी एक हमारे लिए संकल्पबद्ध और वचनबद्ध होने का दिवस है। और हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में अभी तक 8,57,000 मतदाताओं के वोट बन चुके हैं, जबकि
आपको बता दें कि 5,000 लोगों ने अपना आवेदन किया हुआ है। वहीं 2015 के पंचायत चुनाव में करीब 8,33,000 वोटर थे और इस हिसाब से अब तक 24,000 वोटर पड़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह आचार संहिता लागू हो गई है। और वहीं केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में 3 हेली कंपनियों ने सेवा शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को 15 सितंबर तक सभी 9 हेली कंपनियों का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि यात्रा में हेली कंपनियां भी अब धीरे धीरे हेलीपैड पर पहुंचने शुरू हो चुकी हैं और पहली बार हिमालयन हेली कंपनी ने बारिश के समय में भी अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। वहीं हेली टिकटों की अगर बात की जाए तो 15 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग पूरी हो गई है और 16 से 30 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग इस बीच जारी है। और आपको यह भी बता दें कि 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे और 2 महीने की यात्रा में भारी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे और साथ ही बारिश में भी कांवड़ियों की भीड़ से केदार घाटी पटी रही। और दूसरे चरण में हेली टिकटों की बुकिंग को देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हेली सेवा नोडल अधिकारी सुशील नौटियाल ने यात्रियों को जानकारी देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि हेली टिकटों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो, वहीं मौसम के हिसाब से आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम और सफल बनाने में सहयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया और काफ़ी अच्छी भीड़ होने की और पर्यटकों के आने की संभावना है। इसी मद्देनज़र जो पूर्व में जो है 9 कंपनियां हेली यहाँ पर काम कर रही थी, उनमें से एक कंपनी हिमालयन जो है इस पूरे वर्ष पर यहाँ पर काम किया और अब जो आने वाली जो कल जो हमारे पास आ गई है क्रिस्टल और चिप्सन 2 कंपनियाँ आ गई हैं। शेष कंपनियाँ 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और इस प्रकार से आगे जो है अगले 15 तारीख तक सभी कंपनियाँ आने की आ जाएंगी यहाँ पर और अपना कार्य प्रारंभ सेवाएँ शुरू। और यह भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले विगत 2-3 दिन से जो है मौसम खराब है और अक्सर सभी लोगों का ये रहता है टिकट लेने के बाद कि सबसे पहले मैं चले जाऊँ। तो मेरी सभी यात्रियों से प्रार्थना है कि हेलीकॉप्टर के शेड्यूल के अनुसार ही जो है उनको सहयोग करते हुए सभी लोग जो है अपनी यात्रा को सुगम और सफल बनाएं। और खंडर में तब्दील हो रही रानी बाग एचएमटी परिसर के लिए भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में एचएमटी परिसर को सिडकुल, रुद्रपुर और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार से बातचीत भी चल रही है। अजय भट्ट के मुताबिक यहां उद्योगों को विकसित करने की दिशा में निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि एचएमटी के शेष भाग को सरकार ने खरीद कर पैसा भी जमा करवा दिया है। और रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गणेश महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शिरकत की है और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से आज भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश का हर एक नौजवान बेरोजगार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करेगा। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के कार्य उन्होंने किया है, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हरिद्वार में बीजेपी सरकार से जनता बेहद नाराज है क्योंकि हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने दल और स्वार्थ के क्षेत्र के परिसीमन और आरक्षण में जो गड़बड़ी की है वो सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए की है। हरीश रावत ने विश्वास जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। जिन लोगों ने गलत किया है बाबा उनको दंडित करें और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे प्रतीक्षारत हैं, उनको काम मिले, उनकी नौकरियां लगें, वो आगे बढ़े। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है? कितनी घोषित की गई है, क्या कहने देंगे? तो हरिद्वार के लोग इस समय भाजपा को दंडित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परिसीमन में और आरक्षण में गड़बड़ की है, अपने दलीय स्वार्थों के लिए लोगों चीज़ों को उलझाया है, उससे हरिद्वार और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत नाराज हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती मामले में राज्य में सियासत गर्म हो गई है। विधानसभा भर्ती समेत अन्य भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा देहरादून के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं बद्रीनाथ विधायक के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गौदियाल भी शामिल हुए हैं।
और इस दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने राज्य सरकार से उत्तराखंड विधानसभा में हुई अब तक की सभी भर्तियों की जांच की मांग की है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष दोनों ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। कांग्रेसी नेताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को जांच के लिए पत्र लिखा है, जिससे साफ हो गया कि विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।